हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन लीफ का पार्ट यानी पर्ण के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने कुछ संरचनाएं देखी थी, कई तरह की व्यवस्थाएं देखी थी। उसी से जुड़ा हुआ एक आखिरी भाग पढ़ते हैं अपन, पर्ण विन्यास। और पर्ण विन्यास पर आधारित जो पर्ण में रूपांतरण होते हैं किस तरह से उसमें देखने मिलते हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टॉपिक पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास का मतलब होता है कि जो तने पर पत्तियों की व्यवस्था होती है उसे पर्ण विन्यास कहा जाता है। तने पर पत्तियों की व्यवस्था को पर्ण विन्यास कहते हैं। अब ये कुछ प्रकार का होता है, जैसे मैं यहाँ पे इसके टाइप्स लिख रहा हूं और साथ में समझाता भी जा रहा हूं। इसमें एक होता है एकांतर। एकांतर में जो पत्तियां होती हैं ये गांठ से यानी पोरी से इस तरह से निकलती हैं, मतलब एक बार इधर और दूसरी बार इधर, इस तरह की व्यवस्था जो है ये कहलाती है एकांतर। तो गांठ से पत्तियों का विपरीत दिशा में निकलना, ये कहलाता है एकांतर। और इसका उदाहरण है गुड़हल, सरसों और सूरजमुखी या सूर्यमुखी। यह कहलाता है एकांतर। इसमें दूसरा प्रकार आता है सम्मुख। सम्मुख में जो गांठ होती है उससे उस गांठ से दोनों दिशाओं में पत्तियां निकलती हैं। गांठ, इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं नोड। दोनों ओर मतलब दोनों दिशा में पत्तियां निकलती हैं। अब इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक उदाहरण तो मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूं। इसका उदाहरण है जैसे आक, जिसको अपन कैलोट्रोपिस कहते हैं और जामुन, तुलसी, ये सब इसमें आते हैं। अब देखिए सम्मुख में फिर यहाँ पे दो प्रकार होते हैं। इसमें एक होता है अध्यारोपित। अध्यारोपित में जो पत्तियां होती हैं वो इस तरह से निकलती हुई दिखती हैं। जैसे ये गांठ हो गई, तो यहाँ पे दोनों दिशाओं में मतलब इधर भी और इस साइड भी इस तरह से पत्तियां निकलती हुई दिखती हैं। इसका उदाहरण यूजीनिया यानी जामुन, और इसमें दूसरा आता है क्रॉसित। क्रॉसित में एक जो पोरी होती है, गांठ होती है, उससे ऊपर
और नीचे कुछ इस तरह से पत्ती निकलती है, या इधर इधर इस तरह से। मतलब इसमें व्रंत नहीं होता, पर ये गांठ से पोरी से पत्तियां इस तरह से निकलती हैं। इसका उदाहरण है तुलसी। तुलसी में ये देखने मिलता है। चलिए इसको रिवाइज करते हैं। पर्ण विन्यास मतलब तने पे पत्तियों की व्यवस्था, और ये 3 प्रकार का होता है। यहाँ मैंने अभी 2 प्रकार बताए। पहला है एकांतर। एकांतर में पत्ती जो है पोरी से एक दिशा में इधर, फिर इस दिशा में, फिर विपरीत जो अपोजिट साइड होगा दूसरी तरफ वहां से निकलेगी। और उदाहरण इसका गुड़हल, सरसों और सूर्यमुखी। सम्मुख में पत्तियां जो होती हैं एक ही पोरी से दोनों दिशाओं में निकलती हैं, पर इसका पहला प्रकार है अध्यारोपित। अध्यारोपित इस तरह की पत्तियां दिखती हैं, जबकि क्रॉसित में इस तरह से दिखती हैं। दिशाएं दोनों अपोजिट हैं, एक इधर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है, इधर जा रहा है तो इधर जा रहा है। ठीक है, और इसका उदाहरण तुलसी। फिर इसमें अगला आता है, इसका थर्ड टाइप है चक्करदार, जिसको अपन चक्रदार भी कह सकते हैं। और इसमें जो एक पोरी होती है, जैसे ये पोरी है, तो यहां से पत्तियों का समूह कुछ इस तरह से, मतलब एक एक पोरी पे 3-3, 4-4 पत्तियां एक साथ अपन को दिखती हैं। उदाहरण इसका कनेर, जिसको नीरियम कहते हैं। तो ये होता है चक्करदार में। तो ये हो गया पर्ण विन्यास के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन करते हैं पर्ण में रूपांतरण। पर्ण में रूपांतरण, पहला रूपांतरण है जैसे अपन ने तने में किया था, यहां पे भी वैसे ही है। पर्ण प्रतान। पर्ण प्रतान मतलब जो कलिका होती है, कक्षीय कलिका होती है, या पर्ण का कोई एक हिस्सा, वो प्रतान के रूप में आगे बढ़ता है। प्रतान जो बनती है, यह पतली सर्पिल आकार की होती है, जो पादपों को वृद्धि करने में मदद करती है। वृद्धि करने में सहायक होती है। और दिखती है कैसे है, जैसे ये पत्ती है, जैसे मान लीजिए ये पर्ण है, तो इसका जो सिरा, ये सिरा भाग है, यहां से इस तरह से दिखेगी, या यहां से इस तरह से दिखेगी। ये प्रतान इस तरह से दिखती है, और ये वृद्धि करती है, पादप को भी वृद्धि कराती है। उदाहरण इसका मटर पादप में देखी जाती है, या स्माइलेक्स होता है, ग्लोरियोसा, ऐसे कुछ पादपों में यह प्रतान देखी जाती है। नेक्स्ट सेकंड आता है पर्णाभ व्रंत। जिसको अपन कहते हैं फाइलोड। इसका आप इंग्लिश नाम भी ध्यान रखिएगा। पर्णाभ व्रंत में जो व्रंत वाला भाग होता है वो बड़ा हो जाता है। व्रंत वाला हिस्सा जो होता है वो बड़ा हो जाता है, और पत्ती जो होती है वो बिल्कुल छोटी हो जाती है। और यहाँ पे व्रंत वाला भाग है, ये प्रकाश संश्लेषण करता है। तो यह इसमें व्रंत बड़ा एवं लंबा एवं मोटा हो जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण
करता है, जबकि पत्ती जो होती है पर्ण का आकार छोटा हो जाता है। उदाहरण इसका, ये ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में पाया जाता है, आपको नाम यही ध्यान रखना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में यह रूपांतरण देखने मिलता है। तो दो प्रकार के रूपांतरण अपन ने देखे। पहला पर्ण प्रतान, यहाँ प्रतान बनती है, जो कलिका होती है वो सर्पिल आकार में हो जाती है, पतली हो जाती है थोड़ी सी, और वो आगे बढ़ती है, पादप को भी सहारा देती है आगे बढ़ने में। मटर स्माइलेक्स ग्लोरियोसा में देखा जाता है। जबकि दूसरा रूपांतरण जो है यह पर्णाभ व्रंत, जिसको अपन फाइलोड कहते हैं। यहाँ दोनों नाम ध्यान रखिएगा आप, फाइलोड भी क्योंकि पूछा जा सकता है। इसमें व्रंत जो होता है मोटा लंबा हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण करता है, जबकि पर्ण का आकार जो है वो छोटा हो जाता है। उदाहरण इसका ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। तीसरा रूपांतरण है इसमें पर्णशूल। पर्णशूल मतलब यहां पे पत्तियां जो हैं वो कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित होती हैं, जबकि तना मोटा हो जाता है। तो ये उदाहरण तो अपन ने पहले भी देखा है, जिसमें तना मोटा हो जाता है। तने के रूपांतरण में भी पढ़ा था कि तना मोटा हो जाता है, वो पत्तियां जो होती हैं वो कांटों के रूप में बदल जाती है। इसका उदाहरण है नागफनी, जिसको अपन कैक्टस भी कहते हैं। नागफनी के केस में ये देखा जाता है। ये हो गया तीसरा रूपांतरण। चौथा रूपांतरण है पर्ण अंकुश। पर्ण अंकुश, पर्ण जो है ये कांटों के रूप में बदलता है, पर ये कांटे जो होते हैं और ये कांटे ये थोड़े अलग होते हैं। इसमें तो तने में तना मोटा हो जाता है, उस पर कांटे निकल आते हैं। बाकी ये सामान्य अवस्था में पत्तियों को जो आधार होगा या पत्तियां जिस व्रंत वाले भाग में छोटे छोटे नुकीले कांटे निकल आते हैं। इसका उदाहरण पर्ण जो है, ये पर्ण में एक्चुअली में कांटे दिखते हैं। ठीक है, तो इसमें ये भी लिख दे रहा हूं साथ में, या पर्ण पर्ण कांटों के रूप में बदलती है, या पर्ण में कांटे दिखाई देते हैं। मतलब ये है कि इसका कुछ भाग, पर्ण का कुछ भाग या तो कांटों में बदल जाएगा, या तो पूरी की पूरी पत्ती ही कांटों में बदल जाएगी। उदाहरण इसका सतावर। सतावर और शतावरी भी कहते हैं, जिसको अपन एस्परेगस कहते हैं। पांचवा है शल्क पत्र। शल्क पत्र में जो पत्तियां होती हैं वो सूख जाती हैं, मतलब उसमें नमी नहीं होती। इसका उदाहरण अदरक। फिर एक रूपांतर है पर्णघट। पर्णघट में जो पर्ण वाला भाग होता है वो रूपांतरित होकर एक फूली हुई संरचना बना लेता है, जिसमें कीट आके बैठते हैं और वो उससे चिपक जाते हैं। इसका उदाहरण है
घटपर्णी। घटपर्णी में जिसको अपन पिचर प्लांट कहते हैं, इसे पिचर प्लांट भी कहा जाता है। पत्तियां जो होती हैं वो एक नया रूप लेती हैं और उसमें कीट अगर आकर बैठता है उसके ऊपर भाग में तो वो उसे चिपक जाता है और पत्ती फिर उसको अंदर खींच लेती है। तो ये पर्णघट उदाहरण है इसका, घटपर्णी और पिचर प्लांट। तो ये हमने पर्ण और उसमें रूपांतरण पूरे किए। पादप में अगला अंग है पुष्प। अब अपन पढ़ते हैं पुष्प के बारे में। पुष्प मतलब फ्लावर। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन अपन बात करते हैं। पुष्प जो है ये एक रूपांतरित संघनित प्ररोह होता है। रूपांतरित संघनित प्ररोह होता है जिसमें निम्न चक्र होते हैं। अब देखिए अपन पहले इसका एक डायग्राम देखते हैं और डायग्राम के बेस पे फिर अपन चक्रों की बात करते हैं। जैसे पादप में ये सबसे नीचे वाला भाग ये हो गया पुष्पासन। जिसे अपन थैलेमस कहते हैं। ये हो गया एक पुष्प। यहां पे सेंटर में इस तरह की संरचना। सबसे नीचे वाला भाग हो गया पुष्पासन। फिर ये हो गया बाह्यदल। या बाह्यदल पुंज भी कहते हैं। ये हो गया दलपुंज। इसको अपन कहते हैं कैलिक्स। इसको अपन कहते हैं कोरोला, या इसकी जो इकाई है उस नाम से भी अपन इसको जान सकते हैं। ये वाला भाग जो इस तरह का दिख रहा है ये कहलाता है जायांग। ये जायांग कहलाता है। और ये जो हिस्सा दिख रहा है कुछ इस तरह का ऐसा, ये कहलाता है पुमंग। तो यहां पे पुमंग में ये जो इस तरह का भाग है ये लंबा पतला, इसको अपन कहते हैं तंतु। और ये ऊपर वाला हो गया परागकोश। जबकि नीचे जो जायांग वाला भाग है इसमें वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका, और यहां पे ये बीच ये जो नीचे वाला भाग है ये अंडाशय। ये अंडाशय, ठीक है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और ये अंडाशय। अंडाशय में नीचे की तरफ अंदर की तरफ छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिसे अपन कहते हैं बीजांड। ये बीजांड जो होते हैं ये यहाँ पे एक ऊतक होता है जो इनको पोषण देता है। इस ऊतक को अपन कहते हैं अपरा। अपरा मतलब प्लासेंटा।
नीचे गोल भाग है अंडाशय, अंदर एक पोषण ऊतक है जिसे अपन अपरा कहते हैं, प्लासेंटा कहते हैं, और इसके अंदर छोटे छोटे बीजांड लगे होते हैं। तो ये एक पुष्प की संरचना है। अब पुष्प में कुल 4 चक्र हैं। ये 4 चक्र हैं। पहला है बाह्य दल, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है पुमंग, और चौथा है जायंग। इसमें से ये जो 2 चक्र हैं ये हैं सहायक चक्र, मतलब सहायता करते हैं, और ये हैं आवश्यक चक्र, या इसी को अपन जनन चक्र के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि इसमें 2 भाग हैं, पुमंग और जायंग, तो ये जनन चक्र के अंदर आ गया। तो पुष्प जो है ये एक रूपांतरित संग्रहित प्ररोह होता है, और इसमें 4 चक्र होते हैं, जिसमें 2 जो होते हैं वो सहायक चक्र होते हैं, और जो 2 होते हैं वो आवश्यक या जनन चक्र होते हैं। अब देखिए, पुष्प को सम्मिति के आधार पर पुष्प को कुछ भागों में बांटा गया है। मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, सिमिट्री यानी सम्मिति के आधार पर पुष्प को निम्न प्रकार से विभक्त किया गया है। जैसे एक है एक व्यास सम्मित। एक व्यास सम्मित मतलब किसी एक निर्धारित सम्मिति से पुष्प को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, एक निर्धारित सम्मिति से। तो इसमें मैं लिख देता हूं, एक निर्धारित सम्मिति से जब पुष्प को दो बराबर भागों में बांटा जाए तो उसे एक व्यास सम्मित पुष्प कहते हैं। उदाहरण इसका मटर, सेम और गुलमोहर। जब एक बराबर भागों से एक बराबर भागों में बांटना है, और किसी एक निर्धारित तल से जो सम्मिति होगी वो उसको 2 बराबर भागों में बांटेगी। उदाहरण इसका मटर, सेम और गुलमोहर। और इसको मतलब एक व्यास पुष्प को इस तरह से, मतलब जो प्रतिशत का साइन होता है, सिंबल होता है, उससे दर्शाया जाता है। मतलब अगर प्रतिशत कहीं आप देखो पुष्प के लिए कहीं पे अगर कुछ ऐसा लिखा हो तो समझ जाना वो एक व्यास सम्मित पुष्प है। ये पहला हो गया एक व्यास सम्मित पुष्प। दूसरा आता है त्रिज्यात सम्मित पुष्प। त्रिज्यात सम्मित पुष्प
त्रिज्या सममित पुष्प का मतलब है किसी भी तल से, किसी भी सममिति से पुष्प को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। किसी भी तल सममिति से पुष्प को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। उदाहरण इसका मिर्च, धतूरा, सरसों आदि। तो सममिति के आधार पर दो तरह के पुष्प हो गए, एक तो सिर्फ एक तल से विभाजित होगा बराबर भागों में तो एक व्यास सममित, और किसी भी तल से या सममिति से विभाजित हो जाए तो वो त्रिज्या सममित। अगर पुष्प में सिर्फ एक ही जननांग हो, या तो पुमंग या तो जायंग, तो ऐसे कहते हैं अपन एक लिंगी पुष्प। पुष्प जिसमें पुमंग या जायंग हो, जिसमें पुमंग या जायंग मतलब कोई एक होगा तो उसे अपन कहेंगे एक लिंगी पुष्प, और दूसरा आता है द्विलिंगी पुष्प। इसी को अपन कहते हैं उभयलिंगी। और इसमें आता है पुष्प में पुमंग एवं जायंग दोनों उपस्थित होते हैं। द्विलिंगी पुष्प को अपन उभयलिंगी पुष्प भी कहते हैं। जब पुष्प में दोनों पुमंग और जायंग दोनों होंगे तब इसे अपन द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। अब हम इसमें एक एक करके चक्र स्टार्ट करते हैं। जो चार चक्र थे उसमें सबसे पहले बाहर वाला जो था, जिसको अपन कहते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज, अंदर वाला होता है दल पुंज, और फिर उसके बाद पुमंग, और फिर उसके बाद जायंग। तो इसके बारे में अपन लिख लेते हैं। यह सबसे बाहरी चक्र होता है। यह हरे रंग का होता है। यह हरे रंग का होता है और यह पुष्प को कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। कलिका अवस्था में सुरक्षा देता है। इसकी इकाई बाह्य दल, जिसको अपन कहते हैं सेपल, कहलाती।
जब बाह्य दल अलग अलग होते हैं तो इसे पृथक बाह्य दल पुंज कहते हैं। जबकि संयुक्त बाह्य दल अवस्था में यह जुड़े होते हैं। अलग अलग होंगे, पृथक अवस्था में होंगे, और अगर जुड़े होंगे तो संयुक्त अवस्था में होंगे। ये हो गया पहला सबसे बाहर वाला चक्र, बाह्य दलपुंज। दूसरा जो चक्र है अंदर वाला जो होता है उसे हम कहते हैं दलपुंज। दलपुंज, इसकी जो इकाई होती है उसे अपन दल या पंखुड़ी कहते हैं। इसकी इकाई को दल या पंखुड़ी कहा जाता है। और यह अलग अलग रंग की होती है। अलग अलग रंग की क्यों होगी? ताकि यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर सके परागण के लिए। यह रंगीन होते हैं जिसके कारण कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं, जिससे परागण में सहायता मिलती है। परागण में भी ये सहायक होते हैं क्योंकि रंगीन होते हैं, तो रंगीन कीट इसको देखकर आकर्षित होता है और इस पर आके बैठता है, जिसके कारण परागण के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह भी पृथक और संयुक्त अवस्था में होते हैं। यह भी पृथक एवं संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। चलिए इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले पहला चक्र बाह्य दलपुंज सबसे बाहरी चक्र होता है, हरे रंग का होता है और यह पुष्प को कलिका अवस्था में सुरक्षा देता है। इसकी इकाई जो है इसको अपन कहते हैं बाह्य दल यानी सेपल, जिसको इकाई को कहते हैं। जब बाह्य दल अलग अलग होते हैं तो पृथक दल बाह्य दलपुंज, और जब जुड़े होते हैं तो संयुक्त अवस्था में। दूसरा जो चक्र है इसको अपन कहते हैं दलपुंज और इसकी इकाई जो है इसको अपन दल या पंखुड़ी कहते हैं। रंगीन होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, जिसके कारण कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं और बैठते हैं, जिससे परागण में सहायता मिलती है। और यह भी पृथक और संयुक्त अवस्था में मिलते हैं।
कई बार ऐसी स्थिति भी होती है जिसमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज आपस में जुड़े होते हैं, तो उसको अपन कहते हैं परिदलपुंज। जब बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज आपस में जुड़े होते हैं तो इसे परिदलपुंज कहते हैं। और इसकी इकाई को परिदल यानी टैपल कहते हैं। बाह्य दलपुंज और दलपुंज जब आपस में जुड़े होते हैं तो जो संरचना बनती है उसे परिदलपुंज कहते हैं। परिदलपुंज को अपन इंग्लिश में कहते हैं पेरियंथ, पेरियंथ कहते हैं। और इसकी इकाई जो होती है उसको अपन कहते हैं परिदल। जो जल लिली होता है उसमें यह देखा जाता है। तो ये हमने आज पुष्प के बारे में कुछ पार्ट्स इसके पढ़े और इसके आगे हम आने वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।